सियासत के एक युगांत। छोड़कर चली गई तमिलनाडु की अम्मा। एक मास लीडर के निधन पर गमों का पहाड़, आंसुओं का सैलाब, दुखों का दरिया। हर तरफ सन्नाटा, हर चेहरे पर मायूसी। जयललिता के निधन से शोक में डूबा तमिलनाडु। वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नेता थी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नेता। किसी के लिए अम्मा तो किसी के लिए भगवान। समर्थकों के लिए क्रांतिकारी नेता। तमिलनाडु की अम्मा जयललिता। तमिलनाडु की जनता के दिलों पर राज करने वाली जयललिता। हर सुख दुख में जनता के करीब रहने वाली जयललिता। समर्थकों के दिल में अम्मा के लिए आज बहुत प्यार है। किसी नेता के लिए भला किसने इतने लोगों को पहले रोते हुए देखा है? क्या कोई नेता इतना भी पॉपुलर हो सकता है? जिसने अपने नेता को कभी करीब से भी नहीं देखा, वो भी 2 महीनों से अस्पताल के बाहर आखिर कैसे बैठ सकता है? लेकिन जब नाम जयललिता का आता है तो सारी कहावतें गलत साबित हो जाती हैं। जयललिता के आगे हर कोई पीछे नजर आता है। जयललिता की शख्सियत के एक नहीं बल्कि 1000 पहलू हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। ये जयललिता की करिश्माई शख्सियत ही तो है जिसने उन्हें दक्षिण का शायद सबसे बड़ा नेता बना दिया। जयललिता बीमार थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त के दौरान उनके हजारों समर्थक अस्पताल के बाहर डटे रहे। अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि तमिलनाडु के लोगों के लिए जयललिता का मतलब क्या है। दक्षिण में जयललिता को सबसे बड़ी नेता क्यों कहा जाता है, इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें बयां करती हैं। जब से लोगों ने जयललिता की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनी, उसी दिन से चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर इस तरह समर्थकों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया। लोग न केवल जयललिता के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे थे, बल्कि लोगों के आंसू भी रुक नहीं रहे थे। पिछले 70 दिनों से जयललिता के समर्थक अपनी अम्मा के लिए दुआएं मांगते हुए नजर आ रहे थे। लोगों ने अस्पताल के बाहर ही अपना डेरा बना लिया था। जयललिता की लोकप्रियता पूरे राज्य में अद्भुत रही। उनके समर्थकों में सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं की नजर आती थी। महिलाओं के साथ साथ बच्चे और पुरुष समर्थक भी बड़ी संख्या में जयललिता को न केवल अपना नेता मानते, बल्कि अपना भगवान मानकर पूजते भी थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जयललिता दक्षिण की सबसे बड़ी नेता कैसे बन गई? आखिर कैसे देखते ही देखते जयललिता के नाम का सिक्का तमिलनाडु में चलने लगा। एक साधारण सी लड़की का सफर जो पहले फिल्मों में नजर आई और फिर तमिलनाडु के लोगों की मसीहा बन गई। जयललिता के अम्मा बनने का सफर बेहद दिलचस्प भी है और बेहद संघर्षों से भी भरा हुआ है।
जयललिता देश के उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर हर चीज हासिल की है, चाहे वो उनकी तालीम हो, फिल्मी सफर हो या फिर तमिलनाडु की सत्ता। जयललिता ने जहां भी हाथ लगाया वहां उन्हें सफलता और तरक्की हासिल हुई, लेकिन इस तरक्की के पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत और कई अनसुनी कहानियां भी बताई जाती हैं। जयललिता को बेहद सख्त मिजाज वाली महिला और राजनेता माना जाता रहा है। जयललिता जो फैसला लेती थी उसे सभी को मानना ही होता था। जयललिता का ये सियासी ऑरा ही था कि वो अपने नजदीकियों के अलावा किसी और से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। देश ने जयललिता के सख्त मिजाज को उस वक्त पहली बार देखा जब साल 2001 में सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी, तो जयललिता ने एक साथ 2 लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इतना ही नहीं, जानकार ये भी कहते हैं कि जयललिता को अपनी आलोचना पसंद नहीं। जयललिता सख्त मिजाज की मानी जाती है, उनकी आलोचना करना उन्हें कतई पसंद नहीं है। अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो उन्हें सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि कार्यकर्ता जब उन्हें भगवान की तरह पूजते, उनकी पूजा करते, उन्हें प्रणाम करते, तो भी जयललिता को इन सब बातों का बुरा नहीं लगता। जयललिता को जानने वाले बताते हैं कि अम्मा का मूड कब किस बात पर बिगड़ जाए कोई नहीं जानता था। 80 के दशक में एक बार जयललिता ने नारियल पानी न मिलने पर गुस्से से तमिलनाडु भवन के शीशे तोड़ डाले थे। उनके गुस्से को देखते हुए तमिलनाडु भवन के ऑफिसर ने हरियाणा भवन से फिर नारियल पानी मंगवाया था। जयललिता का गुस्सा जितना मशहूर था, उतनी ही उनकी रहमदिली भी लोगों के जहन में याद रहती है। जयललिता ने अपने यहाँ काम करने वाली माली की मदद की थी, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया और उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। इतना ही नहीं, सियासत के मैदान पर कदम जमाने के बाद जयललिता एक कल्याणकारी नेता के रूप में उभरी। गरीबों के लिए जयललिता भगवान से कम नहीं। साल 2011 में जयललिता ने तमिलनाडु में गरीबों के लिए अम्मा कैंटीन नाम की सेवा की शुरुआत की। अम्मा कैंटीन में बहुत कम पैसों में आपको पूरा खाना मिलता है। सिर्फ 5 रुपए प्लेट देकर कोई भी शख्स अम्मा कैंटीन से सांभर चावल या दही चावल लेकर पेट भर सकता है। अम्मा कैंटीन नाम की इस सेवा ने तमिलनाडु में जयललिता की लोकप्रियता को आसमान पर पहुंचा दिया और इसका असर 2014 के लोकसभा चुनाव में नजर आया। AIADMK ने तमिलनाडु की 39 में से 37 सीटों पर कब्जा किया था। इस स्कीम के बाद तमिलनाडु में अम्मा नमक, अम्मा चाय, अम्मा मिनरल वाटर से लेकर घर बनाने तक के लिए अम्मा सीमेंट नजर आने लगा। साल 2016 में जयललिता ने गरीब घरों में बेटियों के लिए वो काम भी किया जिससे उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। थाली की थंगम नाम की इस योजना में गरीब घरों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद की जाती है। जिन लड़कियों की शादी होनी होती थी उनके लिए गहने बनवाने के लिए सरकार खुद पैसा देती थी। 10वीं पास लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएट लड़कियों को 50,000 की आर्थिक मदद शादी के दौरान दी जाती थी। इस योजना ने महिलाओं के बीच अम्मा को एक नई छवि दी। साल 1992 में जयललिता ने क्रेडल बेबी स्कीम शुरू की थी। स्कीम के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों को गोद लेने की अपील जनता से की गई और इस अपील का सकारात्मक असर भी नजर आया। चुनाव के दौरान फ्री बिजली, टीवी सेट, फ्री मोबाइल जैसे वादों के जरिए भी जयललिता का सियासी सफर आगे बढ़ता रहा और हर बढ़ते कदम के साथ अम्मा का कद भी बढ़ता गया। जयललिता की लोकप्रियता आसमान छूती चली गई। जयललिता जितनी लोगों के बीच लोकप्रिय रही, उतनी ही बड़ी वो सियासत की माहिर खिलाड़ी भी थी। तमिलनाडु की सियासत में जयललिता एक लार्जर देन लाइफ इमेज रही, एक कल्ट रही। ये जयललिता के शक्तिशाली व्यक्तित्व का करिश्मा ही रहा कि वो जब कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद नहीं हो पाती थी तो उनकी फोटो को प्रतीक बनाकर मीटिंग में रखा जाता था। जयललिता जिस चेयर पर बैठा करती थी, मीटिंग के दौरान वो खाली ही रहती थी। उस कुर्सी पर कोई भी शख्स बैठने की सोच भी नहीं सकता था और अब वो कुर्सी हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गई। प्रतीकों की ऐसी राजनीति उसी नेता के लिए संभव है जो अपने आप में पूरी सरकार हो, और जयललिता की सियासत ऐसी ही रही। पिछले 32 साल से चेन्नई से लेकर दिल्ली तक देश ने जयललिता को राजनीतिक फलक शून्य से शिखर तक पहुंचते देखा है। वो बहुत सबसे बड़ी ब्रांड है क्योंकि उसने 2 बार लगातार असेंबली इलेक्शन जीते हैं। लोकसभा में
कांग्रेस के नीचे, यानी कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके एमपीज़ है। एक स्टेट से उसने 42 में से 39 एमपीज़ लोकसभा में जितवाना ये साधारण बात नहीं है। जबकि उसने डीएमके जो उसके राइवल पार्टी थी उसको डिमोलिश कर दिया। उसके बाद में नेशनल पार्टी जो है, जयललिता और डीएमके की वजह से ना भाजपा ना कांग्रेस वहाँ अपने पैर जमा पाई है। जयललिता ने न सिर्फ सियासी कामयाबी के नए आयाम बनाए, बल्कि आवाम के दिलों में अपनी जगह भी बनाई। तमिलनाडु की सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमती रही। जयललिता ने एमजी रामचंद्रन के साथ फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। सियासी दुनिया में भी उन्होंने रामचंद्रन की सहयोगी बनकर ही एंट्री ली थी। 1982 में जयललिता ने AIADMK की सदस्यता ली। 1983 में उन्हें पार्टी का सचिव नियुक्त किया गया। 1983 में पहली बार उपचुनाव में जीतकर वो तमिलनाडु विधानसभा पहुंची। 1984 से 1989 तक तमिलनाडु से राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। जयललिता बहुत अच्छी वक्ता थी, वो अच्छी अंग्रेजी बोलती थी, इसलिए एमजी रामचंद्रन ने उन्हें पार्टी के प्रचार का जिम्मा सौंपा, उन्हें प्रचार सचिव बनाया। लेकिन उस वक्त पार्टी के नेताओं को ये रास नहीं आया था और कुछ समय बाद रामचंद्रन को जयललिता को इस पद से हटाना पड़ा था। जयललिता के बढ़ते सियासी कद से पार्टी का एक धड़ा खुश नहीं था और उस धड़े की अगुवाई कर रही थी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन। रामचंद्रन के जीते जी पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक खेमा जयललिता के साथ था तो दूसरा उनके खिलाफ। साल 1987 में जयललिता के राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन का निधन हो गया। कहा जाता है कि जानकी रामचंद्रन के समर्थकों ने जयललिता को एमजी रामचंद्रन के शव के पास भी जाने से रोक दिया था। जयललिता ने जानकी के विरोध के बावजूद खुद को एमजी रामचंद्रन का सियासी वारिस घोषित कर दिया। साल 1989 में जयललिता की पार्टी ने विधानसभा में 27 सीटें जीती और वो तमिलनाडु की पहली निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष बनी। 24 जून 1991 को सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री भी जयललिता बनी। इसके बाद 1996 में उनकी पार्टी चुनावों में हार गई और वो खुद भी चुनाव हार गईं। इस हार के बाद कठिन दौर से जयललिता को गुजरना पड़ा। 2001 में वो दोबारा करुणानिधि को मात देकर सत्ता में लौटी। जयललिता को एक सख्त प्रशासक माना जाता था। करुणानिधि के साथ जयललिता का राजनीतिक विरोध जग जाहिर रहा। जयललिता सख्ती से अपना सरकार चलाई। 2001 में जब सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी तो उन्होंने सब एक साथ 2 लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर एक हलचल मचा दी थी। 2001 में जयललिता जब सीएम थी तो फ्लाईओवर घोटाले का आरोप लगाते हुए करुणानिधि को आधी रात को हिरासत में ले लिया गया था। उस वक्त इस कदम के लिए जयललिता की काफी आलोचना भी हुई थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को 2014 में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उनके करीबी पनीर सेल्वम ने कमान संभाली, लेकिन जयललिता बरी होने के बाद 2015 में फिर से सीएम बन गई। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज की। दक्षिण से लेकर दिल्ली दरबार तक जयललिता एक मंची हुई नेता के तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रही। 1999 में जयललिता ने सोनिया के साथ एक टी पार्टी में मुलाकात की और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। महज एक वोट से सरकार सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन वक्त के साथ सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं और मोदी सरकार के दौर में एनडीए के साथ जयललिता के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं। शपथ ग्रहण समय पर दोनों अपना एक्सचेंज विजिट किया है। जयललिता ने गांधीनगर गई थी, उसका तरह मिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेन्नई गए थे। दोनों को इम्पोर्टेंस है। बेसिकली एडीएमके आधा हिंदुत्व पार्टी है, क्योंकि एडीएमके में राम मंदिर बनाने के लिए एडीएमके मैनिफेस्टो में जिक्र है